हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NEP। और NEP क्या है उसके बारे में जानेंगे, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह लागू किया गया तो नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह लागू हो जाएगा बहुत जल्द, यानी 2022 तो आ चुका है। कहा गया था कि 22 से 23 तक में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। अब जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब जानते हैं ये चीज को कि यह जो है यह किसकी अध्यक्षता में यह पारित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जानते हैं कि 2020 में कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में इसको पारित करवाया गया और कहा गया कि 2022 से 23 तक में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि यह सबसे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, सबसे पहले 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ था सबसे पहली बार, देश आजाद होने के बाद। तो इस समय जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थी वो थी महिला। वो कौन थी? महिला थी, वो इंदिरा गांधी थी। जब जिस समय शिक्षा में पहली बार बदलाव हुआ 1968 में, उस समय हमारे देश के महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार 1968 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 1986। 1986 में जो बदलाव हुआ था, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो युवा प्रधानमंत्री थे। वो युवा प्रधानमंत्री का नाम है राजीव गांधी। तो आशा करते हैं ये दोनों चीज को आप समझ गए होंगे कि उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे। अब चलते हैं, यानी 34 साल बाद 2020 में NEP पारित किया गया कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। तो इस समय कौन थे? तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अब उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे MHRD, यानी उसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया। इसका नाम क्या किया गया? बदल दिया गया, और इसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया, यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बदलाव किए। तो पहला बदलाव यह किए, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जो MHRD जो भारत सरकार का था, या रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास विभाग जो था, उसको नाम चेंज करके आपका रख दिया शिक्षा मंत्रालय। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि इसमें पहले हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों का पढ़ाई जो है इसी शिक्षा नीति के तहत हुआ, 1986 के शिक्षा नीति के तहत हुआ था। लेकिन अब जो आने वाले बच्चे होंगे उनको जो है अब इस पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ना होगा, यानी NEP के पॉलिसी के अनुसार, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सभी बच्चे को पढ़ने होंगे। अब पहले देखते हैं होता क्या था। पहले जो स्टार्टिंग होता था, जब बच्चा का उम्र 6 साल होता था, जब बच्चा का उम्र 6 साल होता था, उस समय वो 1 क्लास में जाते थे। ठीक है, और भारत सरकार को आप जोड़ लीजिए, 1 क्लास में जाएगा 6 साल में, और 10+2 तक वो बिहार सरकार यानी राज्य की सरकार के अंतर्गत वो पढ़ते थे। जैसे होता है, कहेगा 10th कौन क्लास से पास किया? तो भाई हम यूपी बोर्ड से पास किए। हम कौन बोर्ड से पास किए? बिहार बोर्ड से पास किए। तो सबका अलग अलग होता था। तो अपना राज्य का सरकार होता था, वो जो होता था, वो बच्चे जो पढ़ते थे वो 10+2 तक वो सरकार के अंतर्गत रहते थे, यानी राज्य के सरकार के अंतर्गत रहते थे, 10+2 तक पढ़ते थे। अब जोड़ लीजिए, तो ये 6 वर्ष से स्टार्ट किए और 10+2 कर लिए, तो उसकी उम्र कितना हो जाता होगा? 18 वर्ष हो जाता होगा। तो उस हिसाब से हम पहले पढ़ते थे, 18 साल में इंटर पास हो जाता था। लेकिन अब क्या? अब कहेगा नहीं, अब हम 15 साल मानेंगे। अब क्या मानेंगे? 15 साल। अब 15 साल कैसे मानेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये रूल है,
देखिए पहले क्या था, 10+2 का उम्र 18 वर्ष हो जाता था। अगर 6 वर्ष में स्टार्टिंग होता था उसको पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई कितना में स्टार्ट होता था, 6 वर्ष में पहले, और 10+2 पास करते करते उसका उम्र कितना हो जाता था, 18 वर्ष हो जाता था। लेकिन भारत सरकार ने इसको क्या किया है, बदलाव किया इसमें। देखिए 10+2, 5+3+3+4, ये फंडा है दोस्तों, ये फंडा, ये याद रखिएगा। 5+3+3+4, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15 साल याद रखना है। अब देखिए स्ट्रीम में चेंज किया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, यानी मल्टीपल इसको बना दिया। अब क्या क्या बनाया, सो देखिए 5+3+3+4, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाता है। तो इस चीज को हमको याद रखना है। चलिए अब जानते हैं कि यह शुरू का जो 5 वर्ष है, यहाँ पे 5 वर्ष लिखा हुआ, शुरू का जो 5 वर्ष है, तो स्टार्टिंग जो करेंगे बच्चा का वो 3 वर्ष में करेंगे। जब बच्चा का उम्र 3 वर्ष होगा ना, तभी उसको इंग्लिश स्कूल में जो है, स्कूल में ले जाना है। 3 वर्ष का होगा तो उसको ले जाना है। अब बताइए 3 वर्ष का बच्चा जो होगा वो खेलने कूदने में व्यस्त होगा, वो तो सिर्फ खेलेगा कूदेगा। तो मास्टर साहब को भी उसी तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि मास्टर साहब 3 वर्ष का बच्चा है, आप कैसो इसको पढ़ाइए। देखिए मकसद क्या है, मकसद ये था कि बच्चा किसी तरह स्कूल जाए, बच्चा किसी तरह स्कूल जाए, 3 वर्ष से उसका स्टार्टिंग हो जाए। लेकिन 5 वर्ष तक वो पढ़े न पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, उससे एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा। तो ये 5 वर्ष का फंडा था, फिर से समझ लीजिए। देखिए स्टार्टिंग जो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से 5+3+3+4, इसको जोड़िएगा तो कुल मिला के 15 होता है। तो 5 को जब हम लेते हैं तो 5 वर्ष, अब शुरू का जो 5 वर्ष होगा वो बच्चा को खेलने कूदने में छोड़ दिया जाएगा। यानी 3 वर्ष में स्टार्टिंग होगा बच्चा, यानी कोई चीज का फाउंडेशन होता है, यानी जैसे कोई चीज को हम शुरुआत कर देते हैं, चालू कर देते हैं, नींव डाल देते हैं ना। तो बच्चा को स्कूल जाना है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, लेकिन पढ़ना नहीं है, बच्चा को स्वतंत्र छोड़ देना है। बच्चा 3 वर्ष में खेलेगा कूदेगा दौड़ेगा ना, और क्या करेगा। हम लोग जब बचपन में थे तो क्या करते थे, 3 वर्ष में तो बुझने के लिए भी नहीं आता था। जब शुरुआती समय होता है बच्चे का, तो उस समय बच्चा पूरा जो है विकसित नहीं हो पाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा अकलें आ जाती है, बहुत ज्यादा अकलें आ जाती है। लेकिन जब पहले का बच्चा और अभी का बच्चा दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं 3 वर्ष का जो बच्चा होगा वो सिर्फ खेलने कूदने में जीवन व्यतीत, मतलब अपना खेलने कूदने में जो जीवन होगा 2 साल का वो उसमें रखेगा। चलिए तो ये 3 वर्ष होगा। बाद बाकी 2 वर्ष क्या करेगा, 2 वर्ष के लिए उसको क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा, लेकिन उससे कोई एग्जाम नहीं लेगा, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष का जो जीवन है वो उसी तरह व्यतीत कर ले, यानी खेलने कूदने, दौड़ेगा खेलेगा कूदेगा, कपड़ा गंदा करेगा, घर पर जाएगा जो कपड़ा खिंचाएगा मम्मी से, तू डेली कपड़ा गंदा करता है, तो ये क्या है, खेलने कूदने का उम्र। तो सरकार का जो ये पॉलिसी है, इसमें कहीं लॉस की पॉलिसी नहीं, इसमें कहीं से कोई लॉस की पॉलिसी नहीं है, यह बच्चे के लिए ही सरकार लाई है। और आगे देखिए जब लागू होगा तो हम लोग देखेंगे, जो मास्टर साहब है सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि 3 साल के बच्चे को हमको किस तरह पढ़ाना है, कैसे खिलाना है, कैसे कुदा के पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाना है, बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हम स्कूल में जाके रुक जाए, बच्चे को ये समझ में आ जाए, क्योंकि स्कूल से बच्चा भागता रहता है, बच्चा जो है स्कूल जाना नहीं चाहता है 3 वर्ष में। तो किसी तरह पले करके, यानी उसको 3 वर्ष में हमको क्या करना है, खिलाना ही है, कुदाना ही है, हंसाना ही है, लेकिन स्कूल की लत लगाना है, ये पॉलिसी हो गया। तो ये 5 वर्ष का दोस्तों, ये पूरा जो 5 इयर्स का जो फाउंडेशन है, इसमें 3 साल पले होगा, यानी खेलेगा कूदेगा, ठीक है, 3 साल की उम्र में। अब रह गया 2 साल, तो 2 साल के अंदर में उसको 1 और क्लास 2, ये दूगों में क्या कर लेना है, उसको पढ़ लेना है।
ठीक है। तो कुल मिला के कितना उसका उम्र हो जाएगा 5 साल। तो 5 साल का जो बच्चा का जीवन होगा वो 5 साल का जीवन जो है इसमें आपका कट जाएगा, बच्चा का कट जाएगा, ठीक है। गार्जियन भी इसमें खुश रहेंगे कि चलो भाई बच्चा 3 साल में तो स्कूल जाने लगा और 2 साल तक में इसको 1 2 तक तो पढ़ लिया ना। तो ये सरकार का पॉलिसी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दूसरा जो आता है ये 3 वाला 3 वर्ष का। अब 3 वर्ष कैसे करता है, इसको कहते हैं प्रीपेटरी एज, प्रीपेटरी एज स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज। इसमें 3 साल लगेगा। अब 3 साल बच्चा लगेगा। 3 साल बच्चा क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, क्लास 3 to 4, यानी यहां तक तो 2 क्लास पढ़ लिया था। अब क्लास जाएगा किसमें इस 3 साल के दौरान, तो 3 साल के दौरान जाएगा क्लास 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा और 5 पढ़ेगा। तो 3 साल इसमें हो गया। अब इसमें मास्टर साहब को क्या करना है, एक्टिविटी इस तरह से करना है बच्चे उनसे प्रभावित हो जाए, बच्चे पढ़ने के लिए ललकता हो जाए। मास्टर साहब सबसे इस तरह से एक्टिविटी जगाना है और बच्चे को पढ़ाना है। इसमें बच्चे को पोएम याद करवा सकते हैं, बच्चे को लिखाने का अभ्यास करवा सकते हैं ना। देखिए इसमें सीधा सिंपल फंडा समझिए कि इस नीति का है प्रयोगवाद नीति। एक तरह समझिए बच्चे को खुद करके, कुछ बच्चे को हम दे देंगे करने के लिए, बच्चा खुद करेगा, प्रयास करेगा बच्चा करने का, तो बच्चा स्वतः है कि सीखेगा। ये तो बिल्कुल सही है, बच्चा जब अपने से करेगा कोई काम तो जरूर सीखेगा। तो ये फंडा जो है इसमें एक्टिविटी करवाना है मास्टर साहब को और स्टडी भी करवाना है, चाहे वो कैसे हो, किसी तरह बच्चे का जो है क्या हो, विकास हो इस उम्र तक। तो 3 वर्ष में दूसरा जो स्टेज हुआ या 3 वर्ष का जो स्टेज हुआ इसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पूरी तरह पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें बच्चे को एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों चीज करवाना है मास्टर साहब को। चलिए अब इसमें लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो कहा गया कि मातृभाषा में अपना जिस जगह का जो भाषा, जैसे कोई रहता है चलो भाई महाराष्ट्र में रहता है तो वहाँ का जो भाषा होगा मराठी भाषा, चलो भाई वहाँ हम मराठी भाषा पढ़ाएंगे। चलो बंगाल में रहता है हम बंगाल पढ़ाएंगे, बंगाली भाषा में सिखाएंगे। तो सरकार के द्वारा कहा गया कि ये सही होगा। लेकिन अगर किसी का मन होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले CBSE वाले को कहेगा नहीं हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बताया गया है। लेकिन हालांकि यही चीज का जो है भारत सरकार के द्वारा इसी चीज को लेकर अभी फिलहाल बाधित है। अब देखिए आगे सरकार क्या करती है इस प्रोग्राम में। सरकार द्वारा कहा गया कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और एक चीज और बताया, नेशनल लैंग्वेज मतलब क्या, राष्ट्र, मदर और मातृभाषा और नेशनल दोनों में पढ़ाया जाएगा। तो कुछ ऐसी बात है जिस पर जो है अभी भी फंसा हुआ है। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा इसको कब लागू करवाया जाता है स्कूल में, तो देखिए। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं हुआ, इस 5 साल के दौरान में कोई जो है एग्जाम नहीं होगा। 3 वर्ष में बच्चा जाएगा, खेलेगा कूदेगा और उसी में 2 साल जो है 1 और 2 पढ़ लेगा। उसके बाद इसमें एग्जाम नहीं होगा। 5 इयर्स तक में कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट कब होगा, जब दूसरा फंडा में जाएंगे, जब प्रीपेटरी स्टेज में आएंगे तब उसमें एग्जाम में स्टार्ट होगा। इसमें एक्टिविटी और स्टेज दोनों चीज को इसमें रखा गया है और लैंग्वेज को भी रखा गया और कहा गया कि मातृभाषा में इसको पढ़ाया जाएगा। और किसी का मन है नहीं भाई हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो पढ़ा सकता है ना, पढ़ा सकता है। जानते हैं अभी भी है ऐसा चीज जो चीन में अगर ऐसा नहीं होता, भारत में अगर इंग्लिश अगर भारत में ऐसी है इंग्लिश टूटी फूटी भी लोग जान लेते हैं। लेकिन जब आप चीन में देखिएगा तो चीनवासी लोग जो है अभी भी चाइनीज बोलते हैं, वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं। इसलिए विदेशों में जो नौकरी होता है ना ज्यादा भारत का आदमी करता है, चाइनीज को वहाँ नौकरी नहीं मिलती है। तो इस चीज को भी हमको जानना जरूरी है। तो हालांकि ये सारे चीज को आपको हम समझा दिए हैं डिटेल्स में, आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये 3 इयर्स का पढ़ेंगे, यानी ये जो 3 इयर्स आएगा इसमें इसको कहा जाएगा मिडिल स्टेज। क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टेज, 3 इयर्स। अब देखिए 5 क्लास तक तो हम यहाँ तक पढ़ लिए ना। अब क्या होगा? 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, तो 3 साल कहाँ बीतेगा? मिडिल स्टेज में। तो इसके बारे में जानिए कि ये मिडिल स्टेज में क्या क्या है। तो अब क्या किया गया है, बच्चे को अब कंप्यूटर की शिक्षा भी दिया जाएगा। बच्चे को कंप्यूटर की भी शिक्षा दिया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि बच्चा कंप्यूटर संबंधी भी क्वेश्चन को हल कर सके और कंप्यूटर के बारे में जान सके, नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में जान सके। इस पर प्रयोग चल रहा है, लागू होगा तब 6 क्लास से ही कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाएगा। अब क्या है, इसमें वोकेशनल कोर्स भी है। वोकेशनल कोर्स में टेक्निकल आता है। वोकेशनल में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मन है कि हम जो है बढ़ई का काम सीखे, किसी का मन है कि हम मछली पालन सीखे करना, किसी का मन है कि हम जो है माली वाला काम करें। तो मतलब क्या कि इस स्टेज में मतलब जैसे जिसका मन है टेक्निकल वोकेशनल कोर्स में वो कर सकता है। जैसे कोई लड़की है तो लड़की चाहती है कि हम सिलाई मशीन सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, उसमें भी उसको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये वोकेशनल कोर्स हुआ, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। कब? तो क्लास 6 से 8 तक दिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि मैथ्स भी पढ़ा जाएगा, साइंस भी पढ़ा जाएगा और आर्ट्स भी पढ़ा जाएगा। ये जो है इसमें क्या किया गया है, तीसरे स्टेज में, मिडिल स्टेज में। और इसको जो है इंडियन लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में पढ़ना है? इंडियन लैंग्वेज में। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या है। तो क्लास 6 से कंप्यूटर की भी जानकारी बच्चों को दिया जाएगा, वोकेशनल कोर्स भी दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स में, टेक्निकल कोर्स में जो भी बच्चे का मन है, यानी जिसको जो इच्छा है, जो चीज बनना है, वो बनने से पहले उस चीज को सीख सकते हैं। तो ये वोकेशनल कोर्स में हो जाएगा। उसमें मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है और आर्ट भी पढ़ना है। तो ये आपका हो गया मिडिल स्टेज 3 इयर्स में। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ये वाला 4 साल वाला सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का हो जाता है सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में हम लोग यहाँ पे 8वीं क्लास तक पढ़ लिए, 8वीं क्लास तक मिडिल स्टेज में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेकर 12 तक, 9 से 12 तक। इसमें क्या किया गया कि नो स्ट्रीम, इसमें नो स्ट्रीम बताया गया और इसमें जो है मल्टीपल सब्जेक्ट दिया गया। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि मैट्रिक पास करता था बच्चा, तो मैट्रिक में सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, सबका एक ही पढ़ना पड़ता था, जो राज्य का सिलेबस होता था ना। तो वो जैसे हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े तो बिहार बोर्ड वाला जो है सिलेबस मैट्रिक तक सबका एक रहता है, तो उस स्तर से पढ़ लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि जिसको जिस विषय में रुचि था, जैसे किसी को मैथ में रुचि है, किसी को बायोलॉजी पढ़ने की रुचि है ना, किसी को मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो उस जगह पे बच्चे का डिवाइडेशन हो जाता था कि हम चलो हम आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, तुम साइंस लेके पढ़ो। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होते थे कि दोस्त लिया साइंस था, हमने साइंस से ले, ऐसा भी होता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि अब इसमें वैसी बात नहीं होगी, इसमें होगी कि मल्टीपल सब्जेक्ट। आप जो है सब्जेक्ट को चुन के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन है तो आप मैथ्स पढ़िए, मन है तो आप साइकोलॉजी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग में होगा। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में होगा, कहने का मतलब यह है कि मतलब इस पर सोचना होगा। जैसे मान लीजिए ये नहीं है कि अभी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक क्या थे? क्रांतिकारी नेता थे, समाजवादी नेता थे ना। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। लेकिन इस चीज को नहीं पढ़े। अब इस चीज को पढ़ना है कि गांधी जी अगर नरम दल के नेता नहीं होते, अगर गरम दल के नेता होते तो क्या होता? अगर गांधी जी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता,
सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति नहीं होते, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे व्यक्ति नहीं होते तो देश की आजादी नहीं हो पाती। तो ये चीज को पढ़ना है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग होगा। और परीक्षा कब कैसे होगा? सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगा। इसमें ये सुविधा दिया गया है कि बच्चे को जो है डर रहेगा कि हमको सेमेस्टर वाइज परीक्षा देना है। अब इस मान लीजिए पहले क्या होता था, जब यह लागू होगा तो सेमेस्टर वाइज लागू हो जाएगा, तो इससे पहले क्या होता था कि बच्चे को साल भर में परीक्षा देना पड़ता था। तो बच्चे क्या होते थे, दूर अभी 1 साल बचा हुआ है, 2 महीना पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। अभी भी बच्चे का स्थिति है कि 10+1 जो होता है उसमें बच्चा नहीं पढ़ता है। जो साइंस वाले होते हैं वो पढ़ते हैं, जो आर्ट्स वाले होते हैं वो साफ नहीं पढ़ते हैं। तो ये गलत चीज़ है। लेकिन बच्चा सीधे माथा में बैठ जाता है कि हमको सिर्फ साल में 2-3 महीना पढ़ लेना है, हम पास कर जाएंगे। तो ये बात अब नहीं होने वाला है, अब ये बात नहीं होने वाला। अब जैसे एग्जाम होगा तो एग्जाम जो होगा अब होगा कैसे, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, जिससे बच्चों को जो है लगाव होगा, बच्चे को लगाव होगा, बच्चे के मन में डर होगा, ये होगा कि हमको सेमेस्टर वाइज परीक्षा देना है। तो आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 ईयर्स का जो लास्ट में आपको दिखाया गया यहाँ पे, इसमें 9 to 12 तक पढ़ना है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी जिसका जो सब्जेक्ट मन है वो पढ़ सकता है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। पहले होता था कि जिसको साइंस लेना है वो साइंस का विषय ही पढ़ेगा, जिसको आर्ट्स का विषय है तो वो आर्ट्स ही लेके पढ़ेगा। दोस्ती है, चलो तुम साइंस लिया तो हम भी साइंस ही लेंगे ना, तो लेगा। लेकिन आपको जो है, जो मन है, मल्टीपल सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें फॉरेन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है, विदेशी भाषा को भी शामिल किया गया। लेकिन विदेशी भाषा को शामिल किया गया और कहा गया है कि चीनी का जो मंदारिन भाषा है उसको शामिल नहीं किया गया है। भारत और चीन के बाद विवाद के कारण ये चीज को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग जो है याद रखिएगा कि कुछ भाषा ऐसे भी होते हैं जो सीख कर दूसरे देश के बारे में हम जान भी सकते हैं ना। तो सरकार की सरकार जो लागू करेगी उसी को हमको मानना पड़ेगा। तो इसमें फॉरेन लैंग्वेज भी है, लेकिन चाइनीज जो भाषा होगी, मंदारिन भाषा होगी, उसको शामिल नहीं किया होगा। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि भाई अब 10+2 हो गया तो ग्रेजुएशन कैसे होगा, MA कैसे होगा, तो इसको समझेंगे कि ग्रेजुएशन में क्या होगा। जान लीजिए ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का होगा, 4 साल का होगा। इस नियम के तहत यानी NEP के तहत पहले जो नियम चल रहा है उसमें जो आर्ट्स लेके पढ़ता था उसको BA कहा जाता था, जो साइंस लेके पढ़ता था उसको BSc कहा जाता था, जो आर्ट्स लेके पढ़ता था उसको, जो कॉमर्स लेके पढ़ता था उसको BCom कहा जाता था। अब क्या होगा, 4 साल का होगा। अब 1 साल जो पढ़ लिया उसको सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, उसको क्या लिखा रहेगा, सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। यानी 1 साल जो पढ़ लिया उसको क्या लिखा मिलेगा, सर्टिफिकेट। 1 साल जो पढ़ लिया उसको क्या लिखा मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। 2 साल पढ़ लिया उसको लिखा रहेगा डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा। 3 साल जो पढ़ लिया उसमें लिखा रहेगा डिग्री। अब देखिए कोई भी वैकेंसी होती है वो ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी होता है वो जो है, कोई व्यक्ति अगर 3 साल तक पढ़ लिया तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलिए अब 4 साल जो होगा वो लास्ट होगा रिसर्च। 4 साल का पढ़ाई पढ़ लेगा तो वो ग्रेजुएशन लिखा रहेगा रिसर्च। अगर वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया, 3 साल तक पढ़ाई किया और छोड़ के चला गया, कहीं तैयारी करने के लिए चला गया, बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, तो वो जो है फिर वो 2 साल पढ़ना पड़ेगा उसको PG करने के लिए। उसको PG करने के लिए क्या साल पढ़ना पड़ेगा, 2 साल पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर 4 साल पढ़ लिया तो 4 साल रिसर्च लिखा रहेगा सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन रिसर्च। तो पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा वो 1 साल का होगा। यानी कुल मिला के ग्रेजुएशन से लेकर PG करने में 5 साल लगता था, और अभी भी अगर हम जोड़ेंगे तो 5 साल ही लगेगा। आप जोड़िए ना
इस तरह से जोड़िए, अगर 4 साल में अगर ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, ग्रेजुएशन रिसर्च लिखाएगा, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो उसको 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। यानी जो पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे वो 5 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। और अभी भी 5 साल लगता है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एमए 2 साल का होता है ना। तो उस समय जो है 5 साल लगता था, अभी जो चल रहा है अभी तो लागू नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है वो पुराना ही जो चल रहा है, एनईपी लागू नहीं हुआ है। तो अब जब एनईपी लागू होगा तो वो व्यक्ति सबको 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ के वो फिर से पढ़ना चाहता है, 2 साल पढ़ लिया, उसके बाद डिग्री हो गया, डिप्लोमा लिखा हुआ है, उसको फिर से पढ़ना है तो फिर से वो पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझ गए कि ग्रेजुएशन क्या साल का होगा, तो 1 साल का होगा। कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ाई छोड़ के कमाने के लिए चल जाए या कोई भी काम कोई भी कारण से छोड़ दिया तो फिर वो सर्टिफिकेट से वो पढ़ सकता है। ठीक है, 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट लिखल मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया तो डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री 3 साल में मिलता है तो डिग्री लिखल रहेगा, जो जॉब के लिए क्या होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का जो 4 साल होगा लास्ट में वो होगा रिसर्च, तो इसके बाद वो मात्र 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। यानी पढ़ाई छोड़ने के बाद भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो 2 साल में उनको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जोड़िए, वैसे भी 5 साल हो रहा है, वैसे भी 5 साल हो रहा है ना। छोड़ने के बाद भी जो छोड़ दिए बीच में वो 2 साल में करेंगे, नहीं 4 साल तक कर लिए उसको 1 साल में ही पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का ही कोर्स होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो आर्ट्स पढ़ते थे उसको एमए बोला जाता था, जो मतलब कोई भी चीज हो आर्ट्स विषय से, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चीज आर्ट्स में वो एमए कहलाते थे, साइंस से जो पढ़ते थे एमएससी कहलाते थे, जो कॉमर्स लेके पढ़ते थे उनको एमकॉम बोला जाता था, एमकॉम एमएससी और एमए बोला जाता था। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका पॉजिटिव क्या करेगा। तो जीडीपी में कहा गया है कि 6% जो है इसमें आपको 6% जो है जीडीपी का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अभी जो है 3% ही खर्च किया जाता है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति होगा उसमें 6% जीडीपी को खर्च किया जाएगा। स्कूल फी, जो मान लीजिए बड़े बड़े स्कूल फी स्कूल है, जो सीबीएसई स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, उसमें फीस बहुत बड़ा फीस बहुत रहता है, बहुत बड़ा डिमांड होता है, तो उसको फिक्स कर दिया जाएगा, स्कूल फी को फिक्स कर दिया जाएगा और उतना ही उसको दिया जाएगा, जितना सरकार के द्वारा फिक्स किया जाएगा उतना ही दिया जाएगा। वोकेशनल नॉलेज भी दिया जाएगा। अब ये चीज होगा कि बच्चों में कुछ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होगा वोकेशनल कोर्स से, तो ये सुविधा चलिए। उसके बाद बच्चों में अपने आप में क्या उसका मार्क्स है, रिजल्ट अपने आप खुद तय करना पड़ेगा। जैसे क्लास में मार्क्स कैसे मिलेगा उसको, फ्रेंड को भी कहा जाएगा कि एक दूसरे फ्रेंड के साथ इसका व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर भी उसको मार्क्स दिया जाएगा। तो अब ये होगा कि फ्रेंड से भी अच्छा लगाव बनेगा और टीचर को भी मार्क्स देना है कि ये बच्चा जो है वो कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, उसके अनुसार उसको मार्क्स देना पड़ेगा, तभी उसको रिजल्ट मिलेगा। ये सुविधा इसमें दिया गया है। अब है फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आएगी, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुआ तो ये विदेशी हुआ ना, तो वो सब आ सकते हैं यूनिवर्सिटी अपने भारत में। ठीक है, 50 यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट जो होंगे वो 4 डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग होंगे। जैसे स्कूल में जो मेधावी बच्चे हैं उनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। स्कूल में बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं उसकी डिपार्टमेंट अलग होगा, जांच पड़ताल के लिए। बच्चे का व्यवहार कुशल है या क्या, उसके लिए मतलब क्या बच्चों के प्रति जो है कैसा व्यवहार है टीचर के प्रति, ये देखरेख के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसको सही रूप बनाया जाएगा। उसके बाद मास्टर साहब के लिए सैलरी किस प्रकार दिया जाएगा, ये भी एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। बच्चे को प्रोत्साहन राशि देने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। यानी कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट बनाया जाएगा।
बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाएगा उसके लिए भी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। यानी कुल मिला के 4 डिपार्टमेंट बनाई जाएगी। टीचर को 4 साल का क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होगा। 4 साल का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा टीचर लोगों को। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि एमफिल को डिग्री को समाप्त कर दिया, जो एमफिल का डिग्री होता था वो समाप्त कर दिया है। पीएचडी की डिग्री रखी गई है जो 4 साल की होती है, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है कि बच्चे जो होंगे, जो इंग्लिश जो कहा गया कि मातृभाषा में होना चाहिए, इस पर थोड़ा कुछ कमी भी इंग्लिश में आ सकती है। लेकिन बड़े बड़े जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ तो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। हालांकि उतना इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब निगेटिव पोर्शन आ जाएगा। तो निगेटिव नहीं होगा, हम लोग अच्छा से इसके बारे में पढ़ लिए हैं। और हालांकि ये जो एनईपी है वो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका प्रभाव निगेटिव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय।